हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 19। टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, इफ यू फाइंड इट knowledgeable, then please subscribe to my channel and share it with your friends and other students as well. So let's start with unit 19. Our first topic is definition of financial management. So first let's understand what is financial management. Financial management का meaning होता है planning and controlling of financial resources of a business or firm. ये एक ऐसा process है जिसपे हम decide करते हैं कि funds कैसे raise करने हैं, कौन से sources use करने हैं और उन funds का best use कैसे करना है. पॉल जी हेसिंग्स कहते हैं, finance is the management of the monetary affairs of a company. It includes raising money on the best terms and using that money in the best possible way. So which means कंपनी के फंड्स को मैनेज करना, बेस्ट सोर्सेस से उन फंड्स को रेज करना और उन फंड्स का प्रॉपर यूज करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है. केनेथ मिगले एंड रोनाल्ड बर्न्स का कहना है, फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ फंड्स सो दैट a business can complete its objectives and pay its dues on time, which means फाइनेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस अपने फंड्स के फ्लो को ऑर्गेनाइज करता है. मतलब पैसा कब आएगा, कैसे आएगा और कहाँ यूज होगा, सब प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू मैनेज किया जाता है. तो इन दोनों डेफिनेशंस का कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के लिए फंड्स रेज करता है, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है और ये सब फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किया जाता है. Now our next topic is functions of financial management. First function is estimation of capital requirements. सबसे पहला फंक्शन होता है कैपिटल की जरूरत का एस्टिमेशन करना. बिजनेसेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिजनेस को रन करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए या फिर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. तो ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. इस एस्टिमेशन में कंपनी के करंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स को भी कंसीडर किया जाता है. कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज को भी ध्यान में रखा जाता है. अगर कैपिटल का एस्टिमेशन सही होगा तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाएगी. सेकेंड फंक्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन. अब जब हमें पता चल गया कि कितना कैपिटल चाहिए तो दूसरा स्टेप है कैपिटल का स्ट्रक्चर डिसाइड करना. यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि फंड्स कैसे रेज करेंगे, इक्विटी से या डेब्ट से. मींस क्या हम फंड्स शेयर सेल करके मींस इक्विटी के थ्रू रेज करेंगे या फिर लोन्स के थ्रू मींस डेब्ट हो गया वो. ये डिसीजन लेने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स को ध्यान में रखा जाता है. इसके साथ साथ रिस्क एंड रिटर्न दोनों का एनालिसिस भी किया जाता है. जैसे अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो डेब्ट ले सकते हैं, लेकिन सेफ गेम खेलेंगे तो इक्विटी बेटर होती है, राइट. नाउ द थर्ड फंक्शन इज चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. अब हमें ये डिसाइड करना है कि फंड्स कौन से सोर्स से उठाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं जिनसे कंपनीज फंड्स रेज करती है, जैसे इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर सकती है या डिबेंचर्स इशू कर सकती है. देन टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है. या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, मींस लोगों से पैसा लिया जाता है बॉन्ड्स की फॉर्म में. ये चॉइस कंपनी के साइज, इमेज एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. नाउ फोर्थ फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. अब जब फंड्स आ गए तो उनका बेस्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि वो फंड्स को प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करे. इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह होनी चाहिए जहां रिटर्न अच्छे हों और रिस्क कम हो, जैसे न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना या न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना. ये स्टेप डायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ एंड प्रॉफिट से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट फंक्शन इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट. मींस प्रॉफिट का यूज कैसे होगा. जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का क्या करना है ये डिसाइड करना भी एक फंक्शन है.
यहाँ पर कंपनी के पास दो मेन ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, मींस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक पार्ट एज अ डिविडेंड दिया जाए। फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड दिया जाए। सेकेंड ऑप्शन इज रिटेन सम प्रॉफिट, विच मींस कुछ पैसा फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के पास ही रख लिया जाए। इससे फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए यूज किया जा सकता है, इनोवेशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों डिसीजंस केयरफुली लेने पड़ते हैं सो दैट शेयर होल्डर्स भी खुश रहें और कंपनी भी ग्रो कर सके। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के पास हमेशा सफिशिएंट कैश अवेलेबल होना चाहिए सो दैट डेली एक्टिविटी स्मूथली रन कर सके। कैश की रिक्वायरमेंट्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज देने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। अगर कैश की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो कंपनी को ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत आ सकती है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स कंपनी के फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखना, उनका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना सो दैट फंड्स प्रॉपर प्लेस पर यूज हो रहे हैं या नहीं, ये इंश्योर किया जा सके। जब भी कोई कंपनी फंड्स रेज करती है या इन्वेस्ट करती है तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता, उन फंड्स का प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल रहे हैं या नहीं, कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है, ये सब मॉनिटर करना भी जरूरी होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। ये काम करता है फाइनेंस मैनेजर, जिसका रोल होता है कि वो टाइमली रिव्यू करे एंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे। फाइनेंस मैनेजर कुछ टूल्स का यूज करता है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, जैसे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इससे हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प मिलती है। रेशियो एनालिसिस से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से या कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस से। फिर अनदर टूल आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मींस कंपनी के एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना सो दैट अननेसेसरी या एक्स्ट्रा खर्चे ना हो। देन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग भी एक टूल है। प्रॉफिट प्लानिंग मींस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करना है उसकी प्लानिंग अभी से करना। देन बजटिंग। बजटिंग एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा कहाँ यूज होगा, किस डिपार्टमेंट को कितने फंड्स एलोकेट करें एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस क्या होंगे। ये एक प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से कंपेयर किया जाता है। ओके, सो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Our next topic is objectives of financial management. अब तक आपने स्टडी किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी के कैपिटल फंड्स का एफिशिएंट यूज करना। मींस जो पैसा कंपनी के पास है उसका बेस्ट यूज कैसे हो, कैसे फंड्स रेज करें और कैसे मैनेज करें, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली तीन एरियाज में डिसीजन लेता है: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में या शॉर्ट टर्म एसेट्स में। फाइनेंसिंग डिसीजन मींस फंड्स कैसे रेज करने हैं, इक्विटी शेयर्स, लोन्स या डिबेंचर्स से। एंड डिविडेंड डिसीजन मींस जो प्रॉफिट बचा उसका क्या करें, शेयर होल्डर्स को दें या बिजनेस में रीइन्वेस्ट करें या फिर दोनों में डिवाइड करें। लेकिन ये सब डिसीजंस रैंडमली नहीं लिए जाते। फाइनेंस मैनेजर हर डिसीजन एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव या गोल के बेसिस पर लेता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की। ये एक ट्रेडिशनल एंड ओल्ड अप्रोच है जो ये कहती है कि एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना जितना ज्यादा हो सके। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर कोई डिसीजन प्रॉफिट को कम करता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। इस अप्रोच का मेन फोकस होता है सबसे ज्यादा इनकम अर्न करना,
सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट चूज करना एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को रिजेक्ट करना। इस अप्रोच में कहा गया है कि एक कंपनी तभी एफिशिएंट होती है जब वो या तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे या फिर टारगेट आउटपुट को मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके पूरा करे। मींस कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, दैट्स एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के लिए प्रॉफिट ही एक टेस्ट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो सक्सेसफुल है और अगर कम अर्न करती है तो वो इनएफिशिएंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, से प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। ओके, अब दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है, ए में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की और बी में इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की। ए से हमें प्रॉफिट मिलता है 1 लाख का, बी से प्रॉफिट मिलता है 2 लाख का। ओके, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कहती है प्रॉफिट बी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो उसे ही चूज करो, चाहे उसमें रिस्क हो या ज्यादा टाइम लगे, बस प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच काफी नैरो सोच रखती है। ये रिस्क, टाइमिंग ऑफ मनी या फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं करती। Now we will discuss criticism of profit maximization approach. Profit maximization approach में कुछ major flaws या limitations भी हैं जो इसको weak बनाते हैं modern business decision making के लिए। इन limitations को हम detail में समझते हैं। First is ambiguity, means unclear meaning of profit. Ambiguity means confusion. Profit के exact meaning है क्या? हर इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट इसको अलग अलग इंटरप्रेट करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। क्या प्रॉफिट का मतलब बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स? क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहिए या नेट प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना चाहिए? वो भी अलग अलग हो सकती है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज कर लेती है बाय अवॉइडिंग मशीन मेंटेनेंस, लेकिन जब मशीन्स खराब हो जाती हैं तो उसे रिप्लेस करने में ज्यादा पैसा लगता है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो गया। मींस प्रॉफिट का मतलब क्लियर नहीं है और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दोनों अलग हो सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म देखकर काम करता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करता है। सेकेंड लिमिटेशन इज टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की ये भी लिमिटेशन है कि कब प्रॉफिट मिल रहा है इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर आज मिले और वही अमाउंट 3 साल बाद मिले, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। रियल फाइनेंस में हम उसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टुडेज रुपी इज मोर वैल्यूएबल देन फ्यूचर रुपी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दो प्रोजेक्ट हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट 50,000 का प्रॉफिट अभी देता है, दूसरा प्रोजेक्ट 55,000 रुपीज का प्रॉफिट 5 साल बाद देता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच सेकेंड प्रोजेक्ट को चूज करेगा बिना टाइम का वैल्यू समझे। अगर देखा जाए तो 50,000 का प्रॉफिट हमें अभी हो रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि 5 इयर्स के बाद अगर हमें 55,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इसको रिजेक्ट करती है, वो कहती है ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस करो। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फ्यूचर रिटर्न्स के टाइम डिफरेंस को कंसिडर नहीं करता, जो एक सीरियस मिस्टेक है। नाउ द थर्ड ड्रॉबैक इज क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी का फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। अगर कोई प्रोजेक्ट 1 लाख रुपीज प्रॉफिट लाता है बट बहुत ज्यादा रिस्क के साथ, और दूसरा प्रोजेक्ट 80,000 रुपीज प्रॉफिट लाता है विद गारंटेड रिटर्न्स, तो आप ही बताओ कौन सा बेटर है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है 1 लाख वाला ज्यादा बेटर है, बस उसे ही लो। लेकिन स्मार्ट डिसीजन ये होता कि सर्टेनिटी, रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी भी देखा जाए। इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स को प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल रिटर्न चाहिए, नॉट जस्ट हाई रिस्क प्रॉफिट। एक और लिमिटेशन है इसकी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच सिर्फ ओनर्स या शेयर होल्डर्स का सोचता है, उन पर फोकस करता है,
लेकिन एम्प्लॉयज, कस्टमर, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट इनको इग्नोर कर देता है, पूरी तरह से अवॉइड करता है। अगर एक डिसीजन प्रॉफिट इंक्रीज करता है बट एम्प्लॉयज को निकाल कर या अनएथिकल तरीके से, तो भी ये अप्रोच उसे सही मान लेगा। लेकिन आज के टाइम में कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स भी देखते हैं। अब बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की, जो कि मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। जब भी कंपनी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या किसी एसेट में इन्वेस्ट करना, तो उसका मेन गोल होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करना, मींस कंपनी के ओनर एंड शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। इस अप्रोच को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच है जिसका मेन फोकस है कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स का रियल वेल्थ कैसे इंक्रीज किया जाए, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेस होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब है अगर किसी डिसीजन जैसे प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट या लोन से कंपनी को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है कंपेयर टू कॉस्ट, कॉस्ट कम है प्रॉफिट ज्यादा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ऐसे डिसीजन से वेल्थ क्रिएट होती है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, मींस प्रोजेक्ट से कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम, तो ऐसे डिसीजन से वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए किसी भी कंपनी को उसी प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए जो हमें हाई नेट प्रेजेंट वैल्यू दे, ना कि नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस की फीचर्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। फर्स्ट इज फोकस ऑन कैश फ्लोज, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिर्फ पेपर पर दिखाने वाले अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं देखता। ये अप्रोच कॉन्सेंट्रेट करता है एक्चुअल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पर। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो तब भी दिख सकता है जब कैश आपके पास आया ही नहीं हो। कंपनी ने प्रोडक्ट सेल किया लेकिन पेमेंट 3 महीनों के बाद आएगी। लेकिन कैश फ्लो अप्रोच ये बताता है कि रियल पैसा कब आया, कब गया। इसीलिए कैश फ्लो इज रियल एंड इट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। Then the second feature is time value of money. इस कॉन्सेप्ट का मतलब है money today is more valuable than the same amount in future. आज का 100 रुपीज एक साल बाद मिलने वाले 100 रुपीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस 100 रुपीज को आज इन्वेस्ट करके और पैसा अर्न किया जा सकता है। सोचो आपके पास 1000 रुपीज आज हैं और किसी ने कहा कि वो आपको 1000 रुपीज एक साल बाद देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आज वाला 1000 रुपीज ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज आप उस 1000 रुपीज को इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। फ्यूचर का पैसा अनसर्टेन होता है, क्या पता मिले या ना मिले। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इस कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस देती है। ओके, नाउ द थर्ड इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, राइट? तो ये अप्रोच सिर्फ पैसा आएगा या नहीं ये नहीं देखता, ये भी देखता है कि कितना रिस्क है उस पैसे के आने में। अगर फ्यूचर कैश फ्लो सर्टेन है तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कैश फ्लो रिस्की है या अनश्योर है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा। तो इसके लिए वी यूज अ डिस्काउंट रेट दैट इंक्लूड्स बोथ रिस्क एंड टाइम वैल्यू टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब समझते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू मार्केट में किस चीज से दिखाई देता है? उसके शेयर्स के मार्केट प्राइस से। जब कंपनी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, कैश फ्लोज स्ट्रांग होते हैं और रिस्क कम होता है, तो शेयर प्राइस इंक्रीज करता है। जब शेयर प्राइस इंक्रीज करता है तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी इंक्रीज होता है। इसीलिए shareholder wealth maximization is the ultimate goal of financial management. ये बताता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है या नहीं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को जब हम एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में देखते हैं तो उसके 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एग्जैक्टनेस,
second is quality of benefits and third is time value of benefits. सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टनेस, मीन्स फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त जो भी रिटर्न्स एंड कॉस्ट का एनालिसिस कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक मशीन बाय करने वाले हो तो आप उस मशीन से मिलने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करोगे और उसके कॉस्ट मीन्स उसका परचेज अमाउंट, मेंटेनेंस, इन सबको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्शन। ये अप्रोच अकाउंटिंग प्रॉफिट पर फोकस नहीं करता बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट को कभी कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस अप्रोच में फोकस होता है एक्चुअल कैश फ्लोज पर, मीन्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, और इनको प्रिसाइसली कैलकुलेट करना जरूरी होता है बिकॉज इसी से पूरा डिसीजन इस पर बेस्ड होता है। अगर फिगर्स गलत हुई तो डिसीजन भी गलत हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, जो बताता है कि हमें फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है वो कितना रिलायबल या सर्टेन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ये कहता है कि जितनी ज्यादा सर्टेनिटी उतना ज्यादा बेनिफिट का वैल्यू होगा। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज करने चाहिए जिनके बेनिफिट ज्यादा प्रेडिक्टेबल हों। ये पॉइंट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल होता है फ्यूचर के पैसे से, बिकॉज आज का पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा अर्न कर सकते हो। इन्फ्लेशन के कारण फ्यूचर में सेम पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। रिस्क भी होता है कि फ्यूचर में पैसा मिले या ना मिले। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ये कहता है कि अर्ली बेनिफिट्स को ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए और इसी वजह से हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं यूजिंग अ रेट जिसमें टाइम एंड रिस्क दोनों का एडजस्टमेंट किया जाता है। यही तीनों फैक्टर्स एग्जैक्टनेस, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स एंड टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स मेक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गोल इन फाइनेंस। Now let's understand difference between profit maximization and wealth maximization. Just to summarize, अभी तक आपको खैर समझ तो आ ही गया होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है बिजनेस का मेन एम होना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का फोकस होता है इनकम को इंक्रीज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी को शॉर्ट टर्म में इंप्रूव करना। लेकिन इस अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ये सिर्फ अर्निंग्स पर ध्यान देता है, फ्यूचर रिस्क, टाइमिंग या बेनिफिट क्वालिटी को इग्नोर करता है। ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी हो सकता है कि कस्टमर से ओवरचार्ज करे, प्रोडक्ट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे या अनएथिकल कॉस्ट कटिंग करे। इससे कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस ओनर्स या शेयर होल्डर्स की ओवरऑल वेल्थ को इंक्रीज करना लॉन्ग टर्म में। ये मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें फोकस होता है फ्यूचर कैश फ्लोज पर, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स पर एंड रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। दिस अप्रोच इज बेटर फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज अगर कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं, सो शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट है। ये अप्रोच नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू डिसाइड करता है कि किसी डिसीजन से लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट हो रही है या नहीं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रमोट करता है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को, शेयर होल्डर्स वेलफेयर को एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को। सो टू कंक्लूड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक नैरो एंड आउटडेटेड अप्रोच है जो शॉर्ट टर्म सोचता है, वहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ब्रॉड फ्यूचर ओरिएंटेड गोल है जो कंपनी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एंड सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसीलिए मॉडर्न बिजनेसेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो फार वी स्टडीड कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए फंड्स कैसे अरेंज करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए चाहे डेली एक्सपेंसेस हो, न्यू मशीन्स परचेज करनी हो या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हो, सबके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एक बिजनेस कंपनी फॉर्म में होता है तो उसके पास फंड्स रेज करने के कई ऑप्शंस होते हैं।
कंपनी को जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट एंड डेब्ट इक्विटी पोजीशन देखकर डिसाइड करती है कि किस सोर्स से फंड्स रेज किए जाए। फंड्स रेज करने के मेन सोर्सेज है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, वेंचर कैपिटल एंड लीज फाइनेंसिंग। अब हम इन सोर्सेज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शेयर्स से। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, शेयर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, share means a share in the share capital of a company including stock. Shares are considered as a type of security. In simple language, शेयर एक ओनरशिप का पार्ट होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आप उस कंपनी के एक स्मॉल पार्ट के ओनर बन जाते हो। कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इक्विटी शेयर्स क्या है। जब कोई कंपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करती है। इन शेयर्स को परचेज करने वाले लोग होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। ये शेयर होल्डर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के पार्ट ओनर्स होते हैं। मीन्स वो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी शेयर लेते हैं और अगर लॉस होता है तो भी रिस्क उठाते हैं। कंपनी के पास जो पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू आता है उसको कहते हैं ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड्स। एक कंपनी तब तक लीगली एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उसके पास इक्विटी कैपिटल ना हो। ये स्टार्टिंग कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने बिजनेस स्टार्ट करती है। तो इक्विटी कैपिटल होना एक रिक्वायरमेंट है, बिना इसके कंपनी रजिस्टर भी नहीं होती। अब आते हैं डिविडेंड पर। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है? आंसर इज नो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट कम है या लॉस है तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स आर हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। मीन्स रिस्क भी ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कहते हैं रेसिडुअल ओनर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी इनकम या एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले पेमेंट होती है क्रेडिटर्स को, फिर एम्प्लॉयज को एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। मीन्स प्रॉफिट का बचा कुचा हिस्सा या कंपनी बंद होने पर जो एसेट बचे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी बंद हो जाए या लॉस हो जाए तो शेयर होल्डर को सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कभी भी कंपनी का क्लेम नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं वोटिंग राइट्स। इसका मतलब है वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वोट कर सकते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन, मर्जर्स या एक्विजिशंस का अप्रूवल, कंपनी के पॉलिसीज का डिसीजन। मींस इनडायरेक्टली ये लोग कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। मींस इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस। फर्स्ट इज गुड फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। इक्विटी शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होते हैं जो हाई रिस्क ले सकते हैं फॉर हाई रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, उनका रिटर्न कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो डिविडेंड भी हाई मिलेगा। तो जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है और उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए उनके लिए इक्विटी शेयर्स बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड इज नो फिक्स्ड डिविडेंड ऑब्लिगेशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं होता। मीन्स अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम है तो वो डिविडेंड ना देने का डिसीजन भी ले सकती है। तो कंपनी के ऊपर रेगुलर पे आउट का प्रेशर नहीं होता। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के लिए बहुत यूजफुल होती है, स्पेशली जब फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो। थर्ड इज परमानेंट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर।
जब एक बार कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर लेती है तो उन्हें रेगुलरली रीपे करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक सिचुएशन में इक्विटी कैपिटल रीपे होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मींस बंद होती है, और तब भी सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर एम्प्लॉयज एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लास्ट में दिया जाता है। इस वजह से इक्विटी कैपिटल एक कुशन बन जाता है फॉर क्रेडिटर्स, मींस सेफ्टी ब्लैंकेट जैसा होता है उनके लिए। नाउ इम्प्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस। इक्विटी कैपिटल से कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है। जब इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स देखते हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट है इक्विटी फंड्स में, तो उन्हें कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। ये उनके लिए सिग्नल होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। इस वजह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को इजीली लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज नो मॉर्गेज ऑफ एसेट्स। इक्विटी शेयर्स इशू करने से कंपनी को अपनी एसेट्स मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती। जब आप लोन लेते हो या डिबेंचर्स इशू करते हो तो कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट या मशीनरी पर चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इसका मतलब वो कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स में वोट कर सकते हैं। इस वजह से इक्विटी शेयर्स हेल्प करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल बनाए रखने में। मींस कंपनी सिर्फ एक ग्रुप के कंट्रोल में नहीं चलाई जाती, ओनर्स कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। इक्विटी शेयर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं, तो हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स को क्या डिसएडवांटेज है एंड सेकंड इज मैनेजमेंट के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स। फर्स्ट इज अनसर्टेन डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अगर प्रॉफिट कम है और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में चला गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए यहाँ इनकम काफी अनसर्टेन होती है। सेकेंड इज स्पेक्यूलेटिव नेचर। इक्विटी शेयर्स का प्राइस मार्केट में वॉलेटाइल होता है। जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो शेयर प्राइस बूम करता है और लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं। ये स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजन एंड रिस्क क्रिएट करता है। थर्ड इज ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स कंपनी जरूरत से ज्यादा कैपिटल रेज कर लेती है। जब मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर आइडिया नहीं होता तो वो एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं, जो बाद में कंपनी की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। ओवर कैपिटलाइजेशन से कंपनी की पर शेयर अर्निंग्स कम हो जाती हैं, शेयर होल्डर्स का रिटर्न कम हो जाता है और मार्केट में शेयर प्राइस गिर जाता है। अनदर डिसएडवांटेज टू शेयर होल्डर्स इज ओनरशिप इन नेम ओनली। टेक्निकली इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सिर्फ कुछ बड़े शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स वोटिंग राइट्स का कंट्रोल ले लेते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एंड मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो कॉमन शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ ओनरशिप का नाम होता है, लेकिन पावर नहीं होती। नेक्स्ट वन इज हाई रिस्क। इक्विटी शेयर्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अगर कंपनी लॉस में गई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, और अगर कंपनी बंद हो गई तो उनका पैसा लास्ट में मिलता है। मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स सेफली फ्लोट नहीं करते, दे लिटरली स्विम और सिंक विद द कंपनी। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं। अब डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स के मैनेजमेंट को क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट इज नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी बोरोड फंड्स, जो फंड्स वो बोरो करती है जैसे डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या बैंक लोन्स, इनको यूज करके प्रॉफिट अर्न करे और उन बोरोड फंड्स पर सिर्फ फिक्स रिटर्न दे। उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे। अगर कंपनी सिर्फ इक्विटी कैपिटल पर डिपेंड करेगी तो उसे बोरोड फंड का फाइनेंशियल लिवरेज नहीं मिलेगा।
मीन्स मैनेजमेंट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाती और मेजर प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और यही कभी कभी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इश्यू बन जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं वोटिंग के लिए। ये ग्रुप्स पावर एंड कंट्रोल के लिए compete करते हैं। बोर्ड में इंटरनली फाइटिंग या पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। इससे कंपनी के स्मूथ वर्किंग पर इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म विजन वीक हो जाता है एंड डिसीजंस डिले होने लगते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते। मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और ये डिविडेंड उन्हें पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद नहीं। अगर कंपनी बंद हो रही हो यानी वाइंडिंग अप हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा वापस मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर उसके बाद आता है। सपोज एक कंपनी है कोई XYZ, इसने दो तरह के शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, अब डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए उनका 10% फिक्स्ड है तो उन्हें 1 करोड़ मिल गया। जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे होते हैं, फिक्स्ड रिटर्न के साथ। नॉर्मली सिर्फ इक्विटी होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। मींस उनका मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 2 साल तक कंपनी ने आपका डिविडेंड नहीं दिया तो आपको टेम्परेरी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं जब तक आपका डिविडेंड क्लियर नहीं होता। और अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मींस जिनमें डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और कंपनी ने 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, तो तब आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस की, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्ट्स सेफ इन्वेस्टर्स। अब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट जहां उनका कैपिटल भी सिक्योर हो और रिटर्न भी फिक्स्ड हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स उनके लिए बेस्ट होते हैं बिकॉज इसमें उन्हें इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है, वो भी फिक्स्ड रेट पर। इसलिए कॉशियस इन्वेस्टर्स इनको पसंद करते हैं। सेकेंड इज नो कंपल्सरी पेमेंट। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती कि वो हर साल डिविडेंड दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड पोस्टपोन भी किया जा सकता है, स्पेशली अगर शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ता ड्यूरिंग लो प्रॉफिट ईयर्स। नेक्स्ट इज नो कंट्रोल बाय इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होते, इसका मतलब ये मैनेजमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो प्रमोटर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं। ये कंपनी के लिए हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब बोर्ड डिसीजंस लेने होते हैं। अनदर एडवांटेज इज हेल्प्स इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल रेज करती है फिक्स डिविडेंड के साथ और अगर प्रॉफिट हाई हो जाए तो बाकी पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा मिलता है ड्यू टू दिस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन नो मॉर्गेज ऑन एसेट्स। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उनके अगेंस्ट एसेट पर चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता, तो कंपनी के एसेट्स फ्री रहते हैं जिन्हें फ्यूचर में यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर बोरोइंग और एक्सपेंशन। अनदर एडवांटेज इज फ्लेक्सिबल कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स टाइम के बाद रीपे किया जा सकता है। इसका मतलब जब कंपनी को लगता है कि कैपिटल की अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इन शेयर्स को वापस कर सकती है। मींस कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल बन जाता है एंड ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम अवॉइड होता है।
Now let's come to the other side of the coin, disadvantages of preference shares. First is fixed dividend is a burden. चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड देना होता है, स्पेशली इफ प्रॉफिट्स आर देयर, और ये डिविडेंड इक्विटी से पहले देना होता है, तो कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलता है। सेकेंड इज लेस अट्रैक्टिव टू रिस्क टेकर्स। जो इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न चाहते हैं, रिस्क लेने को रेडी होते हैं, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स बोरिंग लगते हैं। उनका कहना होता है, वाई इन्वेस्ट इन फिक्स डिविडेंड व्हेन आई कैन अर्न मोर थ्रू इक्विटी या डिबेंचर्स। इसलिए इनका मार्केट अपील थोड़ा लिमिटेड होता है। अनदर डिसएडवांटेज इज लोअर रिटर्न्स। अब सोचिए कंपनी ने बहुत प्रॉफिट अर्न किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ उनका फिक्स डिविडेंड मिलेगा। तो ये थोड़ा अनफेयर भी लग सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, स्पेशली जब उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। अनदर डिसएडवांटेज, नो से इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल सिचुएशंस में वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो, जैसे कि मैनेजमेंट फंड्स का मिसयूज करे या पॉलिसीज चेंज कर दे, तो ये शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कर सकते। यानी ओनरशिप तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स हमने पढ़ लिए, शेयर्स जो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करते हैं हम सेकंड सोर्स ऑफ फंड्स विच आर डिबेंचर्स। कंपनी जब अपना कैपिटल रेज करती है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है या लोन ले सकती है, और जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से या इन्वेस्टर से, तो वो एक लोन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसे हम कहते हैं डिबेंचर। मींस कंपनी जब पैसा बोरो करती है तो वो डिबेंचर इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का 30th पार्ट देखोगे, तो उसमें डिबेंचर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट दैट शोज अ डेब्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी वेदर और नॉट देयर इज अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स, व्हिच मींस इन सिंपल लैंग्वेज कि डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने इन्वेस्टर से पैसा लिया है और उसके बदले में वो फिक्स इंटरेस्ट देगी। ये लोन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इंटरेस्ट एवरी ईयर या हाफ ईयरली बेसिस पर दिया जाता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या नहीं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट्स। डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मींस इन्वेस्टर चाहे तो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं, ना कि ओनर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है एंड रेगुलरली पे किया जाता है, यूजुअली बिफोर डिविडेंड्स। डिबेंचर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिडेम्पशन। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मींस क्या डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में। इसके बेस पर डिबेंचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको आप फ्यूचर में कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मींस पहले ये इन्वेस्टर क्रेडिटर होता है, बाद में ओनर बन जाता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी 2 तरह के होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है इक्विटी में, बाकी पार्ट नॉर्मल डिबेंचर की तरह रहता है। कन्वर्जन रेशियो कंपनी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ इशुएंस। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में पूरे के पूरा डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। इन्वेस्टर फिर शेयर होल्डर बन जाता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होते, मींस हमेशा लोन ही रहता है। इनका इंटरेस्ट रेट यूजुअली ज्यादा होता है बिकॉज इन्वेस्टर को कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलता। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस क्या कंपनी के एसेट्स पर कोई चार्ज या प्रोटेक्शन दिया गया है इन्वेस्टर को। सिक्योरिटी के बेसिस पर डिबेंचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स में डिबेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को मॉर्गेज या चार्ज किया हुआ होता है। अगर कंपनी पैसा रिटर्न नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर एसेट्स को सेल करके पैसा रिकवर कर सकता है। ये इन्वेस्टर के लिए सेफ ऑप्शन होती है।
लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई एसेट सिक्योर नहीं होता। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो इन्वेस्टर बस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है, कोर्ट के थ्रू पैसा लेना पड़ता है, रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न भी यूजुअली थोड़ा ज्यादा होता है। नाउ थर्ड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मीन्स डिबेंचर को कब और कैसे कंपनी वापस करेगी। रिडेम्पशन के बेसिस पर डिबेंचर्स अगेन टू टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स, या जिन्हें हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स को एक फिक्स पीरियड के बाद रीपे किया जाता है। कंपनी अमाउंट रीपे करती है विद इंटरेस्ट। दो तरीके से रिडीम हो सकता है, एक ही बार सभी डिबेंचर्स एक साथ, या थोड़ा थोड़ा करके हर साल, मींस इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। लेकिन इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स का कोई फिक्स रीपेमेंट डेट नहीं होता। कंपनी कभी भी इनको वापस कर सकती है, या फिर जब कंपनी वाइंड अप होती है तब वो वापस करती है। इन्वेस्टर कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता फॉर रीपेमेंट। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट इज नो ओनरशिप लॉस। एज वी ऑलरेडी स्टडीड, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए सिर्फ एक क्रेडिटर है, उनके पास कंपनी की ओनरशिप नहीं होती। डिबेंचर होल्डर्स पैसा देता है, लेकिन वो कंपनी के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही उसके पास कोई वोटिंग राइट होता है। सेकेंड इज रिलायबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डिबेंचर्स नॉर्मली एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म पैसा होता है जिसे वो फ्यूचर प्लानिंग में यूज कर सकती है। अनदर एडवांटेज इज टैक्स बेनिफिट। जो इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है वो एक बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, प्रॉफिट कम दिखाया जाता है और इनकम टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है, तो कंपनी के लिए टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। अनदर इज इन्वेस्टर सेफ्टी। डिबेंचर्स यूजुअली सिक्योर्ड होती हैं, मींस किसी एसेट के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। इस केस में कंपनी जब वाइंड अप होती है तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट मिलती है, फिर शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी हर साल देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इसलिए कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए डिबेंचर्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट इज फिक्स पेमेंट बर्डन। मीन्स डिबेंचर्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, कंपनी को इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अगर कंपनी लॉस में हो तब भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। अनदर इज एसेट ब्लॉकिंग। डिबेंचर्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं, मीन्स कंपनी को अपने एसेट्स मॉर्गेज रखने पड़ते हैं। अगर कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स नहीं है तो वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, और अगर एसेट्स ऑलरेडी सिक्योर्ड हैं तो फ्यूचर बोरोइंग मुश्किल हो जाती है। अनदर इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स। डिबेंचर्स का यूज करके जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट मोस्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, पर अगर ज्यादा डिबेंचर्स इश्यू हो गए तो कंपनी पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम रिटर्न मिलेगा। एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और शेयर प्राइस गिर सकता है। अनदर इशू इज प्रॉब्लम ड्यूरिंग रिसेशन। जब मार्केट में रिसेशन होता है तो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता है, पर इंटरेस्ट देना तो कंपल्सरी होता है। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो ये एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकता है। इस सिचुएशन में कंपनी इवन क्लोज भी हो सकती है। सो डिबेंचर्स एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे कंपनी बिना कंट्रोल लूज किए पैसा रेज कर सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी सेफ एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। लेकिन जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता या इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तब डिबेंचर्स एक बर्डन बन जाते हैं। इसलिए डिबेंचर फाइनेंस का यूज सोच समझकर करना पड़ता है। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स हमने पढ़े शेयर, सेकंड डिबेंचर्स, नाउ वी विल स्टडी थर्ड सोर्स ऑफ फंड्स वेंचर कैपिटल। आज के टाइम में जब न्यू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोलैटरल मींस मॉर्गेज रखने के लिए एसेट नहीं होता, और बैंक भी उन्हें इजीली लोन नहीं देते। तो ऐसे में हेल्प करता है वेंचर कैपिटल। जब कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है किसी न्यू बिजनेस, स्टार्टअप या माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जिसका ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में हाई होता है,
तो उस फंड को हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट यूजुअली उन बिजनेसेस के लिए होता है जो या तो न्यू है, मीन स्टार्टअप है, या एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग सिर्फ पैसा ही नहीं देते बल्कि बिजनेस के मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करते हैं, जैसे प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल एडवाइस। ये एक इक्विटी फाइनेंसिंग का मेथड है। इसका मतलब है कि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के ओनर बन जाते हैं टू सम एक्सटेंट। उन्हें ओनरशिप शेयर मिलता है लेकिन रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता। चलिए अब समझते हैं कि वेंचर कैपिटल से बिजनेस को क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स बोथ मनी एंड एक्सपर्ट एडवाइस। वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसा नहीं देते, वो बिजनेस को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। उनका एक्सपीरियंस, प्लानिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस सब में सपोर्ट मिलता है। सेकंड इज हेल्प्स द बिजनेस रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वेंचर कैपिटलिस्ट लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन द कंपनी डज नॉट हैव टू रीपे द फंड्स लाइक अ लोन, मीन्स देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कंपनी को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती, अनलाइक अदर लोन्स। अगर बिजनेस लॉस में भी चला जाता है तो रीपेमेंट का प्रेशर नहीं आता। अनदर इज इट ऑफर्स एक्सेस टू टेक्निकल हेल्प एंड रिसोर्सेज। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा नेटवर्क होता है। वो कंपनी को क्लाइंट्स, एडवाइजर्स एंड प्रोफेशनल से कनेक्ट करता है। साथ ही कंपनी को टेक्निकल हेल्प एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अब बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस की। फर्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। जब वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो ओनरशिप शेयर भी लेता है, मींस फाउंडर अपने बिजनेस का फुल कंट्रोल लॉस्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वेस्टर्स इंटरफेयर करते हैं। देन अनदर इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वेंचर कैपिटल फंडिंग लेना इजी प्रोसेस नहीं है। कंपनी को डिटेल्ड बिजनेस प्लान्स, ग्रोथ मॉडल्स, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस सब दिखाना पड़ता है और फाइनल अप्रूवल मिलने में काफी टाइम लगता है, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। देन अनदर इज फंडिंग इज नॉट गारंटीड, मीन्स ये अनसर्टेन है। वेंचर कैपिटल डेफिनेट नहीं होता, मीन्स हर स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत टफ सिलेक्शन होता है और अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को लगता है कि बिजनेस पोटेंशियल लो है तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। देन इट्स नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। वेंचर कैपिटल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। अगर किसी कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वेंचर कैपिटल सुटेबल ऑप्शन नहीं है। सो टू समराइज, वेंचर कैपिटल उन बिजनेसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है जो न्यू है या ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल लोन सिस्टम से उन्हें पैसा नहीं मिलता। वेंचर कैपिटलिस्ट नॉट ओनली पैसा लगाते हैं बल्कि मैनेजमेंट एंड टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटल लेने का मतलब है ओनरशिप शेयर देना और कभी कभी अपने बिजनेस का कंट्रोल लूज करना। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ सोर्स ऑफ फंड्स व्हिच इज लीज फाइनेंसिंग। जब कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी या एसेट किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देता है फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड और उसके बदले में रेगुलर पेमेंट लेता है तो इस अरेंजमेंट को हम लीज कहते हैं। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मींस दोनों पार्टीज के बीच अग्रीमेंट साइन होता है विद टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें दो मेन पार्टीज होती हैं। एक है लेसर, ये वो पार्टी है जो एसेट का ओनर होता है और उसे रेंट पर देता है। सेकंड इज लेसी, ये वो पार्टी है जो एसेट को यूज करती है और उसके बदले में फिक्स अमाउंट पे करती है, जिसे हम लीज रेंटल कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। एसेट की ओनरशिप लेसर के पास रहती है, मींस ओनर के पास। लेसी सिर्फ उस एसेट को यूज करता है। जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो एसेट रिटर्न करना पड़ता है। ये मेथड कंपनीज तब यूज करती हैं जब उन्हें न्यू एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है बट वो परचेज नहीं कर सकते, स्पेशली इन केस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। लीज फाइनेंसिंग के टू मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस लीज एंड अनदर इज ऑपरेटिंग लीज। पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में ऑलमोस्ट सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
जैसे कि वो एसेट का ओनर हो। मीन्स लेसर सिर्फ नाम का ओनर रहता है और लेसी जो यूजर है उस एसेट को फुल्ली यूज करता है जैसे उसने वो परचेज किया हो। फाइनेंस लीज में दो फेजेस होते हैं, प्राइमरी पीरियड एंड सेकेंडरी पीरियड। प्राइमरी पीरियड नॉन कैंसिलेबल होता है और इसी पीरियड में लेसर अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। सेकेंडरी पीरियड ऑप्शनल होता है और इसमें रेंट का अमाउंट काफी कम होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंस लीज। लेसी को एसेट यूज करने का राइट मिलता है। लेसर प्राइमरी फेज में ही फुल लीज रेंट चार्ज करता है टू रिकवर हिज इन्वेस्टमेंट। सेकेंडरी फेज का रेंट काफी कम होता है। मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की होती है, मीन्स यूजर की। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लेसी के पास होते हैं, लेसर के पास नहीं। लीज अग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल होता है, इससे लेसर का इन्वेस्टमेंट सिक्योर होता है। ये तो थी फाइनेंस लीज। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लीज की, जो है ऑपरेटिंग लीज। ये लीज थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर ओनरशिप से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर मीन्स ओनर के पास ही रहते हैं। लेसी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एसेट यूज करता है। इसमें लीज पीरियड छोटा होता है और ये एसेट के इकोनॉमिक लाइफ से भी कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग लीज। लीज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ से भी कम। लेसी लीज को जल्दी टर्मिनेट कर सकता है, यूजुअली विदाउट पेनल्टी। लेसर जो कि ओनर है एसेट का मेंटेनेंस एंड टेक्निकल हेल्प देता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लेसर के पास ही रहता है, मीन्स ओनर के पास। लेसर एक ही एसेट को मल्टीपल लेसिस को लीज कर सकता है टू रिकवर फुल इन्वेस्टमेंट। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग टू लेसर एंड लेसी। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस टू लेसर मींस ओनर। ओनर को क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर इनकम। लेसर को एवरी मंथ या ईयरली फिक्स्ड लीज रेंट मिलता है, मींस उसके लिए एक रेगुलर एंड एश्योर्ड इनकम सोर्स बन जाता है। सेकेंड इज ओनरशिप रिमेन्स। एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता लेसी को। अगर एसेट के साथ कुछ लॉस या बेनिफिट होता है तो लेसी को ही हैंडल करना पड़ता है। देन टैक्स बेनिफिट्स। लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, इस वजह से टैक्स लायबिलिटी कम होती है। देन हाई प्रॉफिट। लीज रेंट का रिटर्न रेट यूजुअली हाई होता है, जो कि बैंक इंटरेस्ट से भी ज्यादा होता है, इसलिए लीजिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल माना जाता है। अनदर इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। लीजिंग एक कॉस्ट एफिशिएंट फाइनेंसिंग टूल है। बिजनेस डेप्रिसिएशन पीरियड में भी सर्वाइव कर लेता है ड्यू टू रेगुलर इनकम, इसलिए इस बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होता है। नेक्स्ट इज लेसर कैन रिकवर द फुल कॉस्ट। मींस लेसर अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लीज रेंट के थ्रू रिकवर कर लेता है, फुल सिक्योरिटी होती है इस इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कि लेसी को क्या एडवांटेजेस होते हैं लीज के। फर्स्ट इज यूज ऑफ एसेट विदाउट बाइंग। लेसी एसेट को यूज कर सकता है विदाउट फुल पेमेंट, बस मंथली रेंट पे करना होता है, इससे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेव हो जाती है। देन टैक्स सेविंग। जो रेंट या लीज पेमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के फॉर्म में चार्ज होती है, जिससे उसे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। देन इट्स अ चीपर ऑप्शन। लीज फाइनेंसिंग का कॉस्ट यूजुअली लो होता है एज कंपेयर टू बैंक लोन और अदर बोरोइंग्स। देन टेक्निकल हेल्प। लेसर लेसी को टेक्निकल हेल्प देता है। मान लो मशीन लीज पर ली तो वो मशीन का मेंटेनेंस, रिपेयर, इसकी हेल्प देता है। देन इन्फ्लेशन बेनिफिट। लेसी को फिक्स रेंट पे करना होता है चाहे फ्यूचर में एसेट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, इस वजह से लीज इन्फ्लेशन के टाइम में बेनिफिशियल होती है। अनदर एडवांटेज टू लेसी इज ओनरशिप ऑप्शन। जब लीज का प्राइमरी पीरियड खत्म हो जाता है तो लेसर ऑफन एसेट को लो प्राइस पर सेल कर देता है लेसी को, तो लॉन्ग टर्म में ओनरशिप मिल सकती है। अब डिस्कस करेंगे कि लीज फाइनेंसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोनों के लिए डिस्कस करेंगे कि ओनर के लिए क्या डिसएडवांटेजेस है एंड यूजर के लिए। तो पहले बात करते हैं ओनर की, मीन्स लेसर की, उसको क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल इन इन्फ्लेशन। लीज रेंट फिक्स्ड होता है, अगर फ्यूचर में एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो भी लेसर को वही पुराना रेंट मिलता है। देन डबल टैक्सेशन। कभी कभी एसेट परचेज करने के टाइम और लीज देने के टाइम दोनों ओकेजन्स पर टैक्स बर्डन पड़ता है ओनर के लिए। देन रिस्क ऑफ डैमेज।
बिकॉज लेसी एसेट का ओनर नहीं है तो वो केयरलेस यूज करेगा, एसेट पुअर कंडीशन में वापस मिलता है, स्पेशली आफ्टर लीज एंड। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस टू लेस, मींस यूजर के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट इज नो कैंसिलेशन। लीज कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल होता है, अगर लेसी एसेट यूज ना भी करे तो भी रेंट तो देना ही पड़ेगा। देन नो ओनरशिप, जब तक लेसी एसेट को बाय नहीं करता तब तक ओनरशिप नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ यूजर होता है, ओनर नहीं। देन कॉस्टली ऑप्शन, लेसी को सिर्फ रेंट ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस, रिपेयर एंड इंसिडेंटल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंसिंग एक्सपेंसिव पड़ सकती है। देन नॉट शोन इन बैलेंस शीट, बिकॉज लेसी एसेट का ओनर नहीं होता तो वो बैलेंस शीट में एसेट को शो नहीं कर सकता, इससे उनके टोटल एसेट्स कम दिखाई देते हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस में इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ फंड्स जो हमने अभी स्टडी किया कि कैसे बिजनेसेस फंड्स रेज करते हैं, लाइक यूजिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, वेंचर कैपिटल एंड लीज फाइनेंस। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी मार्केट। वी ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी किसी कंपनी या गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए या किसी न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए, तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। ये कैपिटल वो पब्लिक से रेज करते हैं सिक्योरिटीज के थ्रू, जैसे शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। अब जहां पर ये सिक्योरिटीज इशू एंड ट्रेड होती हैं उस जगह को कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। So security market is a market where securities such as shares, debentures, bonds and derivatives are issued and traded. That means सिक्योरिटी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां कंपनीज या गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स को पब्लिक को सेल करके फंड्स रेज करती हैं। सिक्योरिटी मार्केट का रोल सिर्फ बाइंग सेलिंग तक लिमिटेड नहीं होता, ये मार्केट एक्चुअली फंड्स को चैनलाइज करता है, मींस पैसा उन लोगों से लेता है जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, मींस इन्वेस्टर्स, और उन तक पहुंचाता है जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, जैसे कंपनीज या गवर्नमेंट। इस प्रोसेस से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस ग्रो करते हैं एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है। सिक्योरिटी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फंड्स को एफिशिएंटली एलोकेट करना, इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करना, मार्केट प्राइसेस का फेयर डिस्कवरी करना, मींस बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 10,000 रुपीज सेव किए हैं, आप उसे बैंक में रख के एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसे किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, और अगर शेयर प्राइस बढ़ जाए तो कैपिटल गेन भी। तो कंपनी को उस 10,000 रुपीज से अपना बिजनेस ग्रो करने का फंड मिलता है, तो आपका सेविंग किसी और का ग्रोथ बन जाता है। ये काम करता है सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट्स को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इश्यू होती हैं। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट फंड्स रेज करना चाहती है, चाहे वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, उस पर्पस के लिए उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये फंड्स वो लोन लेकर भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है पब्लिक से फंड्स लेना बाय इशूइंग सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स या डिबेंचर्स, और ये प्रोसेस होता है प्राइमरी मार्केट के थ्रू। So primary market is the market where new securities are issued for the very first time. अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज कौन इशू करता है। मेनली दो तरह के इश्यूज होते हैं, वन इज कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड अनदर इज गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट एंटिटीज मींस प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज करना चाहती है तो वो पब्लिक को इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफर करती है। गवर्नमेंट भी प्राइमरी मार्केट का यूज करती है, मेनली टू फंड इट्स बजट डेफिसिट्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है लाइक
ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली पब्लिक से लोन लेने का एक तरीका है जहां गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, जैसे रोड्स ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो बॉन्ड्स इशू करके फंड्स रेज करते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट इज न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मींस प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं। मींस इसका मतलब है कि यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पब्लिक के सामने फर्स्ट टाइम आते हैं, जिसे हम इनिशियल इशू कहते हैं। देन इट हेल्प्स इन रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये मार्केट कंपनीज एंड गवर्नमेंट को हेल्प करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने में। लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब होता है पैसा जो बिजनेस या गवर्नमेंट को 5, 10 या 20 साल तक के लिए चाहिए होता है। देन सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड एट फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम। प्राइमरी मार्केट का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि सिक्योरिटीज फेस वैल्यू, डिस्काउंट या प्रीमियम प्राइस पर इश्यू हो सकती हैं। फेस वैल्यू मीन्स एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू, डिस्काउंट मीन्स ओरिजिनल से कम प्राइस पर इशू करना, एंड प्रीमियम मीन्स ज्यादा प्राइस पर इशू करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की ओरिजिनल शेयर वैल्यू 10 रुपीज है तो वो फेस वैल्यू पर इशू कर सकती है, मीन्स 10 रुपीज पर शेयर। अगर वो 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज पर इशू करती है तो डिस्काउंट ऑप्शन यूज किया। और अगर किसी कंपनी का ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग है तो वो शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है, मीन्स 10 रुपीज के शेयर को 12 रुपीज में इशू करती है। सो इन प्राइमरी मार्केट, pricing of securities is flexible. Another important feature is investors buy directly from the issuer, not from any other investor. Primary market में investor directly securities issuer से खरीदता है, बीच में कोई और investor या trading platform नहीं होता। यानी इन्वेस्टर पैसा डायरेक्टली कंपनी या गवर्नमेंट को पे करता है और उनसे ही सिक्योरिटीज लेता है। इस प्रोसेस में इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, डीलर्स का रोल मिनिमल होता है। सो दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इश्यूअर। अनदर फीचर इज securities can be issued in domestic as well as international markets. Means securities domestic as well as international markets में issue की जा सकती हैं। तो प्राइमरी मार्केट का स्कोप ग्लोबल भी हो सकता है। Now next topic is methods of raising capital in the primary market. किन किन मेथड से रेज किया जाता है? फर्स्ट इज पब्लिक इश्यू। सबसे कॉमन मेथड है पब्लिक इश्यू, जिसे हम IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर करती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कोई भी इंडिविजुअल, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो या बिजनेसमैन, अप्लाई करके शेयर्स ले सकता है। IPO का यूज तब होता है जब कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक टेक कंपनी अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रेज करना चाहती है, तो वो IPO लाकर पब्लिक से पैसा उठा सकती है। सेकेंड मेथड इज राइट्स इश्यू। इसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सिक्योरिटीज ऑफर करती है। यानी अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो आपको राइट दिया जाता है कि आप एक्स्ट्रा शेयर्स परचेज कर सको, वो भी एक फिक्स प्राइस पर। ये शेयर्स आपको प्रपोर्शन मीन्स प्रो रेटा पर मिलते हैं। जैसे अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको 2 और शेयर्स का राइट दिया जाता है। मीन्स ये नहीं कि आप जितने मर्जी ले सकते हो, कंपनी आपको ऑफर करती है कि आपके पास अभी इतने हैं और हम इतने और आपको ऑफर कर रहे हैं। इसका पर्पस होता है कंपनी को एडिशनल फंड्स रेज करना विदाउट इन्वॉल्विंग न्यू पब्लिक इन्वेस्टर्स। थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लिमिटेड इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। मीन्स पब्लिक के लिए ऑफर नहीं है, ये सिर्फ लिमिटेड इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। ये मेथड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिकॉज यहाँ पब्लिक प्रोसेस जैसे IPO फॉलो नहीं करना पड़ता। डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप को 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्टली 2-3 वेंचर कैपिटलिस्ट को शेयर्स देकर पैसा रेज कर लेता है। अनदर मेथड इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट।
इसमें कंपनी कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली शेयर्स इशू करती है। ये शेयर्स मार्केट प्राइस के इक्वल, कम या ज्यादा प्राइस पर भी इशू किए जा सकते हैं। जनरली लिस्टेड कंपनीज इसका यूज करती हैं, जिसे कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस के अंडर ही इशू करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप को प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट करे तो उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स 50 से ज्यादा लोगों को ऑफर करती है तो उसे हम पब्लिक इशू कहेंगे, मीन्स आईपीओ इशू कहेंगे कि आईपीओ इशू किए गए हैं। अगर 50 या उससे कम लोगों को ही ऑफर किया जाए तो वो होगा प्राइवेट प्लेसमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो जैसे 500 या 5000 लोगों को, तो क्लियरली पब्लिक इशू है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स जैसे सिर्फ 20 बैंक्स या 30 म्यूचुअल फंड्स को ही ऑफर करते हो तो वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मेन डिफरेंस ये है कि पब्लिक इशू के लिए कंपनी को ज्यादा कंप्लायंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंप्लायंस कम होता है लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लिमिटेड रखने पड़ते हैं, वरना वो लॉ का वायलेशन हो सकता है। ये रूल पहले कंपनीज एक्ट 1956 में था। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें मेंबर्स का क्राइटेरिया इन्वेस्टर्स का थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि 200 इन्वेस्टर्स तक आप प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर दे सकते हो। ओके, लेकिन दोनों ही एक्ट्स को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। जब कोई कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, ये तो हमने अभी तक स्टडी किया। लेकिन जब वही शेयर्स या डिबेंचर्स लोग एक दूसरे को बाय एंड सेल करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। मींस प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड सेकेंडरी मार्केट में उनका एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ने अपने शेयर्स आईपीओ के थ्रू मींस पब्लिक को दिए, ये हुआ प्राइमरी मार्केट। अब आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स आप उसको सेल करना चाहते हो तो आप वो शेयर किसी और इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज पर सेल कर देते हो, यानी आप कंपनी से नहीं एक दूसरे इन्वेस्टर से डील कर रहे हो। दिस इज सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल already issued securities among themselves. So let's understand features of secondary market. First is no new capital is raised. कंपनी को यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता, ये सिर्फ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन होता है। सेकेंड इज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर्स, मीन्स कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। बायर्स एंड सेलर्स आपस में डील करते हैं, मोस्टली थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। देन अनदर फीचर इज हाई लिक्विडिटी, मीन्स लिक्विडिटी का मतलब होता है आप अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मेन बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ये है कि आपको कभी भी शेयर सेल करने या परचेज करने का ऑप्शन मिलता है। मार्केट ओपन हो तो आप बाय एंड सेल इंस्टेंटली कर सकते हो। देन अनदर इज इट हेल्प्स डिटरमाइन मार्केट प्राइस। शेयर का एक्चुअल मार्केट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा डिमांड उतना प्राइस ज्यादा, जितना लोग सेल करना चाहते हैं उतना ही प्राइस गिर जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। जो डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो सब सेकेंडरी मार्केट में होती है। आईपीओ या प्राइमरी मार्केट में तो कंपनीज ओकेजनली अपने शेयर्स निकालती हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डेली एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी मार्केट में 2 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए इसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट। सेकेंड इज एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। पहले बात करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट की। ओटीसी मार्केट एक इनफॉर्मल मार्केट है जहां शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का ट्रेड डायरेक्टली 2 पार्टीज के बीच होता है। यहाँ कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि ये लिस्टेड नहीं होता। डील्स होती हैं डायरेक्ट पार्टीज के बीच। यहाँ ब्रोकर के बिना या लिमिटेड ब्रोकर के साथ ही निगोशिएट करते हैं। मोस्टली यूज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए, जैसे ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये मार्केट ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती बिकॉज ये ट्रेड्स पब्लिकली लिस्ट नहीं होती। प्राइस भी यहाँ निगोशिएटेड होता है, मींस बायर एंड सेलर अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मार्केट की, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ये फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे हम
स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं, जैसे एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होती है, मीन्स आप घर बैठकर बाय एंड सेल कर सकते हो। ट्रेड्स का सेटलमेंट होता है थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसका मतलब है पैसा और शेयर्स दोनों सेफ तरीके से ट्रांसफर होते हैं। ये सेटलमेंट मोस्टली ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज होता है, मीन्स कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 2 वर्किंग डेज लगते हैं ट्रेड के बाद। सारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अब डीमैट फॉर्म में होते हैं, यानी कि पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स की जगह एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। इससे फ्रॉड कम होता है और ट्रांसफर फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनएससी पर रिलायंस का शेयर परचेज करते हो तो वो सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आपको पेपर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब डिजिटली होता है। ये दोनों मार्केट्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आजकल लोग ज्यादा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का यूज करते हैं, बिकॉज इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट ज्यादा होता है। लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, मीन्स आप अपने शेयर्स जल्दी सेल कर सकते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होती है, सबको पता होता है कि शेयर की प्राइस क्या चल रही है। फास्टर सेटलमेंट एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स होने से टाइम सेव होता है और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। अभी तक हमने सेकेंडरी मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, जहां आप एग्जिस्टिंग शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एडवांस फीचर की, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। ये मार्केट उन इन्वेस्टर्स के लिए होती है जो आज ही डील फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन डिलीवरी एंड पेमेंट फ्यूचर डेट में करना चाहते हैं। पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट है क्या। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां ट्रेडिंग आज होती है, लेकिन जो एसेट या सिक्योरिटी है वो फ्यूचर में डिलीवर होती है एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस। इसका मेन आइडिया है रिस्क से बचना या प्रॉफिट अर्न करना थ्रू फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल, मान लो एक इन्वेस्टर को लगता है कि रिलायंस का शेयर 3 मंथ्स बाद महंगा होने वाला है, तो वो आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें लिखा होता है कि 3 मंथ्स बाद वो रिलायंस के शेयर्स 2500 में परचेज करेगा, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका वैल्यू डिपेंड करता है किसी अंडरलाइंग एसेट पर, जैसे शेयर्स, स्टॉक इंडाइसेस, कमोडिटीज या करेंसी। डेरिवेटिव्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप किसी एसेट को एक फिक्स प्राइस पर फिक्स फ्यूचर डेट पर बाय या सेल करने का कमिटमेंट करते हो। ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज लाइक एनएससी या बीएससी पर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली बाइंडिंग होते हैं। इनका यूज मोस्टली हेजिंग मींस मिनिमाइजिंग रिस्क एंड स्पेक्यूलेशन मींस प्रॉफिट अर्न करने के लिए, गेस्ट वर्क के लिए होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी पर्सन को राइट देता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ फ्यूचर डेट। इसमें 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मींस राइट टू बाय, आपको राइट मिलता है कि आप फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पर एसेट को परचेज कर सकते हो अगर आप चाहते हो। पुट ऑप्शन मींस राइट टू सेल, आपको राइट मिलता है कि आप फ्यूचर डेट में एक फिक्स प्राइस पर एसेट को सेल कर सकते हो इफ यू वांट। कॉल एंड पुट ऑप्शंस आपको सिर्फ राइट देते हैं, आपको फोर्स नहीं किया जाता यूज करने के लिए। इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी एंड बीएसई, ये दोनों फुल्ली इक्विप्ड प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस electronically and securely. Now we will discuss importance of security market. First, it helps companies and the government raise funds. जब कंपनीज को बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं या न्यू प्लांट स्टार्ट करने होते हैं, तो उन्हें पैसा चाहिए होता है। ये पैसा वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके रेज करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके फंड्स उठाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए। तो सिक्योरिटी मार्केट्स उन सबको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो फंड्स रेज कर सकते हैं। देन सेकंड इज प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहां वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसलिए सिक्योरिटीज मार्केट पब्लिक के लिए एक इन्वेस्टमेंट का गेटवे है। Then another importance is encourages savings and investment in the economy. Securities market लोगों को सेव एंड इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है। जब लोग अपना पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा इकोनॉमी के काम आता है, बिजनेस ग्रो करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं एंड जीडीपी ग्रो करता है। इस तरह से सिक्योरिटीज मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। सिक्योरिटी मार्केट स्पेशली सेकेंडरी मार्केट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इजीली शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। इससे इन्वेस्टर का पैसा रुका नहीं रहता, वो जब चाहे उसे कैश कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। अनदर इज फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू बेटर रिसोर्स एलोकेशन। सिक्योरिटी मार्केट इंश्योर करता है कि जो पैसा पब्लिक के पास है वो सिर्फ आइडल ना रहे बल्कि प्रोडक्टिव यूज में आए। ये एक ऑटोमेटिक कैपिटल एलोकेशन सिस्टम बन जाता है जहां पैसा उन बिजनेसेस तक पहुंचता है जो ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं। दिस प्रमोट्स एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनदर इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है किसी शेयर या सिक्योरिटी के फेयर मार्केट प्राइस का पता लगना। सिक्योरिटी मार्केट में प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड हाई है तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। ये ट्रांसपेरेंट प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को बेटर डिसीजंस लेने में। Then another one is builds investor confidence through proper regulations and transparent operations. सिक्योरिटी मार्केट में SEBI मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कोई फ्रॉड ना हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। SEBI के रूल्स फॉलो करना सब कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। इससे इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि उनका पैसा सेफ इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है। नाउ वी विल स्टडी रोल ऑफ SEBI मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब हम स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मार्केट का कंट्रोल कौन करता है, बिकॉज जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां चांसेस होते हैं फ्रॉड के, स्कैम्स के एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस के। इसीलिए इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। ये बॉडी बनाई गई थी 1988 में और इसको लीगल पावर्स मिले 1992 में थ्रू दी SEBI एक्ट 1992। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना। पहले स्टॉक मार्केट में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे प्राइस ब्रेकिंग मीन्स किसी स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया जाता था, डिले इन शेयर डिलीवरी, इन्वेस्टर्स को टाइम पर शेयर्स नहीं मिलते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसमें कुछ लोग सीक्रेट इंफॉर्मेशन से फायदा उठा लेते थे, वायलेशन ऑफ रूल्स, ब्रोकर्स एंड कंपनीज रूल्स फॉलो नहीं करते थे। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SEBI को फॉर्म किया। So let's understand purpose of SEBI. First is protect the interest of investors. SEBI इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ हो, कंपनी सही इंफॉर्मेशन दे और कोई फ्रॉड ना हो। Then it ensures fair and transparent functioning of the securities market. जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होती है मार्केट में वो क्लीन एंड फेयर तरीके से हो, कोई मैनिपुलेशन या इनसाइडर एडवांटेज ना मिले किसी को। ये भी SEBI का पर्पस है। Then it regulate the activities of market players like companies and brokers. मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं जैसे कंपनीज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, उनके ऊपर SEBI नजर रखता है। SEBI उनसे कंप्लायंस करवाता है, ऑडिट्स करता है और लाइसेंसेस इश्यू करता है। SEBI का काम 3 मेजर लोगों के अराउंड घूमता है, इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। पहले बात करते हैं इश्यूअर्स की, मींस कंपनीज। जो कंपनीज पब्लिक से पैसा उठाना चाहती हैं शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके, उनको SEBI की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। SEBI इंश्योर करता है कि कंपनीज
फुल फेयर एंड ट्रू डिस्क्लोजर दें, जैसे बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पैसा कहाँ यूज होगा। इससे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, मींस पब्लिक। एससीबीआई का सबसे बड़ा रोल होता है इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन। एससीबीआई कंपनीज को फोर्स करता है कि वो सही और टाइम पर इंफॉर्मेशन दें। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रॉड से इन्वेस्टर्स को बचाता है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रन करता है। एससीबीआई कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स सॉल्व करता है, तो इन्वेस्टर मार्केट में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड हमने बात की इंटरमीडियरीज की, मींस ब्रोकर्स, एजेंट्स, रेटिंग एजेंसीज। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे भी इंश्योर करता है कि ये लोग प्रोफेशनल एंड एथिकल तरीके से काम करें, प्रॉपर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन लें, इन्वेस्टर्स को मिसलीड ना करें, सभी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड हों। एससीबीआई उनके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है और गलती होने पर उन्हें पेनलाइज भी करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एससीबीआई। एससीबीआई के फंक्शंस को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शन। पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। एससीबीआई का काम है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉड से, स्कैम से या किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस से। तो इट स्टॉप्स फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड, जैसे प्राइस ब्रेकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। सो एससीबीआई इन सब चीजों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। देन इट प्रमोट्स ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। हर कंपनी या ब्रोकर को डिस्क्लोज करना होता है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व है। देन इट प्रोवाइड्स रूल्स एंड कोड्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए मैनुअल्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करता है। इसका एक प्लेटफॉर्म है स्कोर्स, जिसके थ्रू कंप्लेंट्स को वो सॉल्व करता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस की। एससीबीआई सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, वो मार्केट को ग्रो भी करता है। तो इट एनकरेजेस ट्रेनिंग फॉर मार्केट इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, डीलर्स, एजेंट्स के लिए वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करता है। इट हेल्प स्टॉक एक्सचेंजेस टू अडॉप्ट मॉडर्न सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डीमैट अकाउंट्स। ये सब एससीबीआई की पॉलिसीज का रिजल्ट है। ये इनोवेशन को इनकरेज करता है, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स को अलाउ करता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स मींस एसआईपी प्रमोट करता है। इसका थर्ड फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, मींस मार्केट को रेगुलेट करना, ये इसका कोर फंक्शन है। इट रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड रेटिंग एजेंसीज। हर इंटरमीडियरी को एससीबीआई के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एससीबीआई उनका ऑडिट भी कर सकता है। इट कंडक्ट्स ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। जैसे ही कोई इरेगुलरिटी नोटिस होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। रेगुलर कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी मांगे जाते हैं। देन इट मेक्स रूल्स एंड गाइडलाइंस। आईपीओ कैसे लॉन्च होगा, म्यूचुअल फंड्स कैसे एडवर्टाइज करेंगे, टेक ओवर कैसे होगा, ये सभी रूल्स एससीबीआई बनाता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ एससीबीआई और इसके साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस विद इन 24 to 48 आवर्स। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रिस्पॉन्ड करूं। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, you really find it knowledgeable and it helps you, then please subscribe to my channel। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, so that I should reach out to all the students who need help in their studies। एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, डोंट फॉरगेट दैट, so that you should not miss out on any new notifications। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।